हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्पीच डिसऑर्डर्स अर्थात भाषण विकार के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है और जब वह बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे, तो उस टाइम पर उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, बच्चे की ग्रोथ होती है। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइमली बोलना शुरू कर देते हैं और स्पीच में कोई इशू नहीं आता, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्पीच में या लैंग्वेज डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा देर हो जाती है। ठीक है। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो देरी होने के बाद भी धीरे धीरे सीख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट ऑफ चाइल्ड अभी भी रह गए होते हैं जिनकी की स्पीच डिसऑर्डर में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, वे समस्याओं का सामना करते हैं। इसमें जो भाषण विकार और या फिर इसके अलावा जो संचार होता है, इसमें दोनों में प्रॉब्लम्स देखी जाती है। जो भाषण विकार वाले बच्चे होते हैं उनको ध्वनि उत्पादन करने में, आवाज़ में, अनुनाद या प्रवाह में या फिर भाषण अर्थात भाषण के प्रवाह में कठिनाई हो सकती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे इन डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें पहला है भाषण ध्वनि विकार या स्पीच साउंड डिसऑर्डर। देखिए, जो साउंड निकलती है हमारे मुंह से, जो हम बोलते हैं, उसको स्पीच कहा जाता है, भाषण या वाक ध्वनि कहा जाता है। इस प्रकार के विकार वाला जो बच्चा होता है वो सभी प्रकार के ध्वनियों या शब्दों को कहने में असमर्थ होता है, सही प्रकार से नहीं बोल पाता है। ठीक है। तो इससे जो व्यक्ति बच्चे की भाषा सुन रहा है उसको सुनाई तो देगी और समझने में उसे प्रॉब्लम होगी, वह समझ नहीं पाएगा कि बच्चा एक्चुअली क्या कह रहा है। कई बार जो रोज़मर्रा की परिस्थितियों में भी बच्चों को नहीं समझा जा सकता है, या कई लोग नहीं समझ सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बात को कैसे, मतलब अब क्या कहना चाह रहा है, उसे नहीं समझ में आ पाता है। जो वाक ध्वनि विकार है इसका कारण अभी तक पता नहीं है। अन्य भाषण ध्वनि विकारों को जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट का कंडीशन हो सकता है, जिसे कि खंड तालु कहा जाता है। इसे हम इस पिक्चर में देख करके क्लियर कर सकते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट का जो कंडीशन होता है, जिसमें बाहर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो अंदर से तालु होता है वो खंडित होता है, अर्थात उसमें खड्डा होता है या छेद होता है, जिसकी वजह से बोलने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी कंडीशन हम देख सकते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट के साथ साथ में लिप में भी यहाँ पर खंड या फिर टुकड़े या दो भागों में वो विभाजित होता है, जिसकी वजह से भी स्पीच में इश्यूज आते हैं। इसके अलावा दांतों की समस्या, सुनने में हानि या मुंह की गतिविधियों को नियंत्रित करने में कठिनाइयाँ, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसमें क्या क्या चिंता के कारण हो सकते हैं। देखिए, बच्चा 8 या 9 महीने तक की उम्र में व्यंजन ध्वनियाँ जो होती है उनको सही तरीके से नहीं बोल पाता है, नहीं उनको बोल पाता है अच्छे से। बच्चा 18 महीने के बाद संवाद करने के लिए ज़्यादातर स्वर ध्वनियों का ही उपयोग करता है या फिर इशारों का उपयोग करता है, अर्थात जो वॉवल साउंड्स होते हैं उन्हीं को बच्चा बोलता है। 3 साल तक की उम्र में बच्चे के भाषण को लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चे का स्पीच क्लियर ही नहीं होता है, तो अगले को ये प्रॉपरली डिलीवर हो ही नहीं पाता है। ठीक है। और 4 साल या उससे अधिक उम्र में बच्चे के भाषण को समझना मुश्किल होता है, वो बोल रहे कुछ वर्ड्स आप पकड़ पाओगे पर कुछ आप नहीं पकड़ पाओगे। अगला है वॉइस डिसऑर्डर्स या आवाज़ विकार। आवाज़ जब उत्पन्न होती है, जब फेफड़ों से हवा ऊपर की ओर आती है तो बाहर की तरफ निकलती है, तो वो जो हमारे जो वोवल फोल्ड्स होते हैं उनसे, या वोवल जो कॉर्ड होता है उससे टकराता है, उसमें वाइब्रेशन होता है ना, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है और उसको फोनेशन कहा जाता है। आवाज़ विकारों के साथ जैसे आवाज़ का कठोर होना, कर्कश होना, ठीक है, कट एंड आउट मीन्स कट होकर कटी कटी सी आवाज़ सुनाई दे सकती है, या फिर जो वॉइस का पिच होता है इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, तो ये इश्यूज या ये प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं। जो आवाज़ संबंधी विकार है इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि वोकल नोड्यूल्स में इशू होना, सिस्ट होना, या पेपिलोमास होना, या पैरालिसिस होना, या वोकल फोल्ड्स का वीक होना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर देखा जाता है। वो इसमें क्या चिंता का कारण हो सकता है कि बच्चे की आवाज़ कर्कश और कठोर होती है, ठीक है, और सांस लेता है बच्चा बार बार उसके अंदर, वो प्रॉपरली ढंग से उसको बोल नहीं पाता है।
बच्चे की आवाज़ है तो बहुत तेज़ होती है या फिर बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही धीमी होती है। बच्चे की जो पिच होती है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग और उसके सेक्स के अकॉर्डिंग अनुपयुक्त होती है, अर्थात जो उसकी एज है और जो उसका वो मेल है या फीमेल है उस रॉब से उस तरीके से वो बात नहीं कर पाता है, आपको थोड़ा अलग साउंड सुनाई देता है उसका। ठीक है, आवाज़ जो होती है वो बार बार टूटती है अक्सर बीच बीच में, या फिर उसका पिच जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, बार बार आपको आवाज़ गायब होती हुई आती जाती हुई सुनाई देगी, अर्थात कुछ साउंड ऐसा होता है जो आपको सुनाई नहीं देगा और कुछ साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे कि बच्चे ने बोला बार बार हानि, तो हो सकता है उसमें से आपको बार बार नहीं सुनाई दे और सिर्फ हानि शब्द ही सुनाई दे, तो इस प्रकार का इशू होता है। अगला है रेजोनेंस डिसऑर्डर्स या अनुनाद विकार। अनुनाद आवाज़ की समग्र गुणवत्ता होती है। ठीक है, यह अनुनाद विकार तब होता है जब आवाज़ की गुणवत्ता बदल जाती है, अर्थात जो आवाज़ होती है वो आपको मुंह से ना आकर के किसी और जगह से उसका साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे कि जो आवाज़ है यह गले से नाक और मुंह के विभिन्न आकारों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इस टाइम पर आपको जो आवाज़ होगी वो मुंह से आती हुई नहीं, नाक से आती हुई सुनाई देगी। ठीक है, तो देखिए ये दो तरीके की होती हैं विकार, जिसमें कि पहला है हाइपोनेसेलिटी। ठीक है, यह तब होता है जब नाक के माध्यम से पर्याप्त आवाज़ नहीं आ पाती है, जिससे कि बच्चे की आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई भी वॉइस बोल रहे हैं हम या बात कर रहे हैं, बात करते करते अगर आप आपका नाक को बंद कर देते हो तो उस टाइम पर आप देखोगे कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो नाक बंद होने की वजह से क्लियर आपको सुनाई नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो साउंड होगी वो प्रॉपर आपको आवाज़ नहीं समझ में आ पाएगी। तो यह जो चीज़ होती है ये नाक में रुकावट या किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। और दूसरा होता है हाइपरनेसेलिटी। यह तब होता है जब तालु या वैलम जो होता है वो उसमें मूवमेंट हो थोड़ा सा, या फिर वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये गले के पीछे से नाक को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से नाक से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल जाती है। ठीक है, तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि जो क्लेफ्ट पैलेट का कंडीशन होता है ना, जिसमें तालु में छेद होता है पैलेट में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर ऐसा सुनाई देगा कि नाक से ही बोल रहा है व्यक्ति, नाक से ही उसकी आवाज़ आपको आ रही है। तो देखिए क्लेफ्ट पैलेट इसका रीज़न हो सकता है, इसके अलावा सबम्यूकोस खंड इसका कारण हो सकता है, या फिर पैलेट छोटा हो। ठीक है, या फिर नेसोफेरिंग्स होते हैं ये वाइड हो जाते हैं, या फिर कोई एडेनॉइड का अगर सर्जरी किया गया है तो उसके बहुत ज़्यादा मात्रा में टिश्यूज़ को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, या फिर सॉफ्ट पैलेट होता है, तो इन वजहों से ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। नेक्स्ट है कल दे सक रेजोनेंस। ठीक है, यह तब होता है जब नाक, मुंह या गले की आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पर आवाज़ बहुत ही दबी दबी हुई से बहुत ही शांत लगती है ढंग से, तब भी आवाज़ नहीं आ पाती। तो ये तीसरा होता है इसका। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके चिंता के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, देखिए भाषण जो होता है वो हाइपो नेसल या हाइपर नेसल आपको लगाई सुनाई देगा, अर्थात या तो आपको नाक से वाले जो साउंड है वो बिल्कुल नहीं सुनाई देंगे, या फिर पूरी की पूरी आवाज़ आपको नाक से ही आएगी। ठीक है, जो जब बच्चा बोलता है तो उस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि सारी जो हवा है बात करते टाइम वो नाक से निकल रही है। ये दो चीज़ें इसमें देखी जाती है। अगला है फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स, जिसमें कि आपका आ जाता है जैसे हकलाना और तुतलाना, स्टैमरिंग और स्टटरिंग। जो फ्लो का डिसऑर्डर होता है, फ्लुएंसी का डिसऑर्डर होता है, वो होते हैं बेसिकली ये प्रवाह जो होता है ये प्राकृतिक रूप से भाषण को आगे बढ़ाने की गति होती है, अर्थात फ्लो से ही हम बोलते जाते हैं। हम कहते हैं ना हम एक ही फ्लो में बोल रहे हैं, या वह व्यक्ति एक ही फ्लो में सारी बात अपनी कह गया। ठीक है, जो हकलाना होता है यह एक सबसे आम प्रकार का प्रवाह विकार है। हकलाना तब होता है जब इस ताल या भाषण के प्रवाह में असामान्य संख्या में दोहराव हो जाते हैं, अर्थात कोई वर्ड बार बार रिपीट होता जाता है एक ही साथ में। झिझक या फिर किसी को बोलने में हेजिटेशन हो सकती है, या फिर उसका जो वर्ड है वो काफ़ी लंबा खींच लेता है। ठीक है, या फिर बीच बीच में बार बार ब्लॉकेज आता है। ठीक है, बार बार बीच में रुकना होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये हकलाना की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। जब बच्चे हकलाते हैं या जब वो बोल रहे हैं बीच में एकदम हकलाहट आ जाती है उनको, तो उस टाइम पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उनके चेहरे पर गर्दन
कंधों और मुट्ठियों में एकदम से आपको टेंशन दिखाई देगा, एकदम खींची खींची हुई सी दिखाई देने लगेगी। ठीक है। अब बच्चे जो हकलाते हैं उसके बारे में बहुत सारे प्रिंसिपल्स, उसके बहुत सारे कारण बताए हुए हैं, सिद्धांत हैं। देखिए, वर्तमान समय में इसका कारण भाषण और भाषा प्रसंस्करण में अंतर्निहित न्यूरोलॉजिकल अंतर से जुड़ा हुआ है, अर्थात न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से इसे बताया गया है। ठीक है। बात करने वाले व्यक्ति की जो आंतरिक प्रतिक्रियाएं होती है, अर्थात जो बोल रहा है व्यक्ति, उसकी उसके इंटरनल रिएक्शंस, और जो सुन रहा है उसके जो एक्सटर्नल रिएक्शंस होते हैं ना, वो स्टैमरिंग की को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये उसका कॉज नहीं होता है। कई बार सामने वाले व्यक्ति को देख करके भी व्यक्ति हकला जाता है, कहने का मतलब। जैसे हम देखते हैं कई लोग बोलने से पहले हेलो बोलना चाहते तो है हेलो, तो ऐसा उनको हकलाहट होती बीच में, फिर वो अपना पूरा वर्ड बोलते हैं। इस तरीके से ये हकलाने की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी चिंता के कारण। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो हकलाने की या स्टैमरिंग इशू होता है, डिसऑर्डर होता है, तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है या वो टेंशन में होते ही हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें भी आप देखेंगे कि जो बार बार रिपीटेशन होता है किसी वर्ड का या किसी अक्षर का भी, किसी लेटर का भी बार बार रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है। वो हेजिटेट हो सकते हैं। जब बच्चे बोलते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से बोलते हैं वो। ठीक है। कई बार बच्चे जब स्टैमरिंग होने लगती है तो जिसकी वजह से बच्चे थोड़े घबराने लग जाते हैं। ठीक है। और बच्चे सोचते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हम हकला जाएंगे, तुतला जाएंगे, तो जिसकी वजह से कई बार बच्चे बोलना कम कर देते हैं या बोलने से बचते हैं, अवॉइड करने लगते हैं थोड़ा। तो इसी तरीके से वो नए लोगों से इंटरेक्ट करना, थोड़ा सा सोशल होना कम कर देंगे। ठीक है। बच्चे को खुद को लगने लग जाता है कि वो हकलाता है या हकलाने वाला बच्चा है, तो उसको खुद को अंदर से एक गिल्ट फील होने लगता है इसके लिए। अब हम बात करेंगे भाषण विकारों के लिए क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, संचार विकारों वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए इनिशियल स्टेज पर ही ट्रीटमेंट करना या फिर उसको पहचानना और उसमें इंटरफेरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सबसे अच्छा यह होता है कि जब बच्चा टॉडलर स्टेज में होता है, अर्थात स्कूल नहीं जाने के पहले की जो कंडीशन होती है, अर्थात जब बच्चे घुटने चलना शुरू करता है और थोड़ा थोड़ा सा बोलने लगता है, कुछ कुछ वर्ड्स को रिपीट करने लगता है, उस टाइम पर, या फिर जो प्री स्कूल एज होती है उसमें बच्चों के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है या इस चीज़ को पहचाना जा सकता है। क्योंकि इस टाइम पर जो बच्चा होता है वो उसका नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट चल रहा होता है, वो वर्ड्स को सीख रहा होता है, बोलना सीख रहा होता है इसलिए। और जब उसकी लर्निंग स्टेट होगी और आप अगर उस स्टेट में ही अगर उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। बच्चों में नॉर्मल स्पीच या स्पीच डेवलपमेंट के लिए यह शिशुओं में भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, इसके लिए जो वाक भाषा रोग विज्ञानी होते हैं, अर्थात स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प ली जा सकती है। आप चाहें तो आप उनको घर बुला करके भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं या बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, और चाहे तो उनके पास भी आप बच्चों को ले जा सकते हैं। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। ठीक है। जिसमें पेरेंट्स भी उनके साथ साथ में हेल्प करते हैं, तो उससे बच्चा एनकरेज होते हुए अपने को करेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। पर्सनली रूप से जब इसको किया जाता है तो एक्टिवली अगर आप करोगे इसको, तो ये 2 से 4 साल की उम्र में बच्चों के लिए शुरू कर देना चाहिए, और ये उनके लिए बिल्कुल सही एज होती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें रिलेटेड इश्यूज़ आपको लगते हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप किसी जो पैथोलॉजिस्ट होता है उसके पास में या इनके पास भेज सकते हैं, ताकि वो बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं और किस प्रकार का उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उस प्रकार का ट्रीटमेंट देने के लिए उसको आगे भेजा जाता है। इसके साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं वे भी अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, बच्चों जो होते हैं उनका स्पीच सुनते हैं, पेरेंट्स को सुनना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बच्चों को भी दूसरों का जो स्पीच होता है या बोली होती है वो सुनाते रहना चाहिए। बार बार बच्चों के साथ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो इसको
जो स्पीच की स्किल्स होती है उसको सीखते हैं, वर्ड्स को सही से बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। क्योंकि शुरुआती टाइम जब होता है बच्चों का, तो उसमें पेरेंट्स ही बच्चों को के शिक्षक के रूप में होते हैं, ठीक है। तो वही उसे बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, और अपने बच्चों का नेचर अपने माता पिता ही सबसे अच्छे से जानते हैं। इस तरीके से जब पेरेंट्स बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को बार बार जहाँ पर वो उनको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही वे जैसे कि लोगों के, स्थानों के नाम या चीज़ों के नाम को बार बार बता सकते हैं बच्चों को, कि देखो ये बॉटल है, ये बॉटल है। बार बार आप बताओगे कि ये बॉटल है, यह डिब्बा है, यह बुक है। इस तरीके से आप उनको बार बार नाम इंगित करके बताओगे, बार बार ज़ोर डाल करके बताओगे, तो बच्चा अपने आप से सही तरीके से बोलना शुरू कर लेता है, ठीक है। आप बच्चे से बातें भी कर सकते हैं, साथ साथ में उसको पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग टाइप से थोड़ा सा आपका जो डेली रूटीन होता है उसको थोड़ा सा सेट कर सकते हो, जैसे कुछ इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स कर सकते हो, या फिर कुछ इंटरैक्टिव नाटक किए जा सकते हैं, या फिर बच्चों की जो पसंदीदा गतिविधियाँ होती है वो भी की जा सकती है, जिसके अंदर आप बच्चों से बात भी कर सकते हो, साथ साथ में उनको कुछ चीज़ें पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। बार बार बच्चों को कुछ वर्ड्स को या शब्दों को दोहराने की प्रैक्टिस करवाते रहना चाहिए। दोहराने से बच्चा जहाँ पर मिस्टेक कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पर वो उसको सही तरीके से बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। माता पिता भी बच्चों के लिए सवालों के जवाब देने और बात करने के अवसर बना सकते हैं, अर्थात बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, उन करने का काम पेरेंट्स खुद भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे म्यूज़िक सुनना है, गाना गाना है, या कोई भी नर्सरी राइम्स होती हैं वो बच्चों के साथ दोहराई जा सकती है, बच्चों के साथ बार बार बोली जा सकती है। तो जिससे भी क्या होता है, बच्चे खेल खेल में चीज़ों को सीख लेते हैं, खेल खेल में बच्चे स्पीच को करेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी बच्चों के अंदर अच्छे जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती है। आज के इस लेक्चर में हमने स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।